वे एलियन जीनोमॉर्फ को कृत्रिम रूप से पालने की कोशिश कर रहे थे। सब जानते हैं कि सामान्य जीनोमॉर्फ का प्रजनन तंत्र नहीं होता, वो केवल फेस हगर के जरिए मानव शरीर में परजीवी बनकर अंडे से जन्म लेते हैं। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि एलियन के अंडों को सीधा लैब में विकसित किया जाए। सावधानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि भले ही वो भ्रूण अवस्था में हो, फिर भी ये जीव बेहद खतरनाक थे। इसलिए अंडों पर एक विशेष ट्यूब लगाई गई, ताकि अगर कोई हिलने या भागने की कोशिश करे तो तुरंत सक्शन सिस्टम उसे खींच ले। फेस हगर के अंडे का खोल बहुत मजबूत था। इलेक्ट्रिक सॉ से काटने में भी कई मिनट लग गए। अंदर की दीवार नरम और चमकदार थी। बस हल्की सी कट लगाते ही भ्रूण की आकृति नजर आने लगी। खतरे को महसूस कर लार्वा बेचैन होकर उछलने लगा। वो एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल भेज रहा था अपने साथियों को बुलाने के लिए। साइंटिस्ट जो साइबॉर्ग ह्यूमन हाइब्रिड थे, उन्होंने सावधानी से अंडे को खोला। अचानक एक फेस हगर लार्वा समय से पहले बाहर निकल आया। उसे शांत करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक गन का इस्तेमाल किया। फिर डिसेक्ट शुरू हुआ। उसके पेट का हिस्सा बहुत मुलायम था, लेकिन उसका खून एसिडिक था, इसलिए जरा सी गलती मौत बन सकती थी। असल मकसद था उसके भीतर छिपे एलियन एम्ब्रियो को निकालना। वो एक कीड़े जैसी संरचना थी जो पानी में मछली जैसी लग रही थी। उसे दूसरी लैब में ह्यूमन लंग्स के एक टुकड़े के साथ रखा गया। 24 घंटे के अंदर वो एलियन लार्वा में बदल गया। सांप जैसा शरीर पर जीनोमॉर्फ के चेहरे और पंजे जैसी झलक साफ थी। इस आकार का जीव पालतू बनाना आसान था, लेकिन बड़ा हो गया तो काबू में नहीं आता। इस दौरान वेंडी, जो एक सिंथेटिक ह्यूमन थी, ने एलियन की ध्वनि तरंगों की नकल कर उनसे संवाद करना सीख लिया। धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। कुछ घंटों में ही वो एलियन हाथ पैर उगाने लगा। उसकी आक्रामकता कई गुना बढ़ गई, लेकिन लैब में लगा स्पेशल रीइंफोर्स्ड ग्लास इतना मजबूत था कि किसी भी हालत में वो भाग नहीं सकता था। वेंडी अब उससे सीधी बातचीत कर सकती थी। हालांकि वो कभी कभी गुस्सा भी दिखाता था, पर वेंडी को भरोसा था अगर धैर्य रखा जाए तो एक दिन उसे पालतू की तरह शांत किया जा सकता है। मगर मुश्किल यह थी कि एलियन की ग्रोथ बहुत तेज थी। कुछ ही घंटों में वो एडल्ट साइज का हो गया। दूसरी तरफ लैब में और भी कई एलियन स्पीशीज थी। एक आई क्रीचर था जो शिकार की आंखें खाकर उसकी बॉडी कंट्रोल करता था। वैज्ञानिकों ने उसे भेड़ के साथ पिंजरे में रखा। कुछ ही सेकंड में वो भेड़ की आंखें खाकर भेड़ के शरीर को खुद कंट्रोल करने लगा। अब वो भेड़ नहीं, एक जीवित लाश थी जो एलियन दिमाग से चल रही थी। खुराक के लिए लैनी, एक और सिंथेटिक बीइंग, सभी जीवों को खाना खिलाता था। आई क्रीचर को बस घास से पेट भरना था, क्योंकि उसका होस्ट यानी भेड़ वही खाती थी। लेकिन जीनोमॉर्फ को खिलाना सबसे खतरनाक काम था, इसीलिए उसे हमेशा आखिर में खिलाया जाता। इसके अलावा एक प्लांट लाइक एलियन भी था जो मांस खाता था, और एक मेटल ईटिंग वर्म स्पीशीज जो सिर्फ लोहे और स्टील पर जीती थी। जब लैनी उसे खिलाने गया तो फीडिंग चैम्बर का दरवाजा फंस गया। ज्यादा जोर लगाने पर वो पूरी तरह खुल गया और मेटल वर्म्स बाहर आने लगे। लैनी, जो कि साइबॉर्ग था, डर गया, लेकिन उसे लगा वो उसे पहचानते होंगे। आखिर वो उन्हें रोज खिलाता था। पर जैसे ही उसने ट्रे रखी, वर्म्स ने उस पर हमला कर दिया। उनका कोरोसिव फ्लूइड उसके धातु शरीर को गलाने लगा। कुछ ही पलों में लैनी का शरीर पिघल गया। एलियन जीवों के लिए खाना सिर्फ खाना होता है, उनमें कोई दया नहीं। उसी वक्त आई क्रीचर पास बैठा घास खा रहा था और पूरे दृश्य को ठंडी निगाहों से देख रहा था। दरअसल लैब में कैमरास थे और हेड साइंटिस्ट सब देख रहा था, पर उसने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम यहाँ मशीन्स पर भी लागू होता था। दूसरी ओर जो सिंथेटिक ह्यूमंस पहले स्पेसशिप मिशन पर गए थे, उनमें मानसिक गड़बड़ी दिखने लगी। सबसे छोटी नील कहने लगी कि वो गर्भवती है। डॉ में चौंक गई, क्योंकि सिंथेटिक बॉडी में गर्भाशय होता ही नहीं। वे एनर्जी सेल से चलते हैं, न खाना खाते न सांस लेते। मे ने उसे समझाने की कोशिश की, पर नील बोली, आई सेड नो। अचानक वो गुस्से में उछल पड़ी और मे का गला पकड़ लिया। यह पहली बार था जब किसी सिंथेटिक ने मानव पर हमला किया था। मे ने खुद को शांत रखा, धीरे से अलार्म बटन दबाया और गार्ड्स तुरंत पहुंच गए। नील ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बस बोली, गो टू योर रूम, टेल योर सुपीरियर वी हैव अ लेवल 3 इवेंट। लेकिन नील अकेली नहीं थी। एक और सिंथेटिक के गले में टंगू कंपनी ने ट्रैकिंग चिप लगा रखा था। उन्होंने उसकी मां की जान की धमकी देकर उसे मजबूर किया कि वो लैब से एक एलियन एग चुरा लाए। एकी ने पहले इनकार किया, लेकिन जब उसने देखा कि वेंडी अपने भाई मिच के साथ है, तो उसके अंदर ईर्ष्या और गुस्सा भर गया। क्यों उसे अपने परिवार के साथ रहने की इजाजत है और हमें नहीं? आखिरकार एक ने यह खतरनाक मिशन स्वीकार कर लिया और यहीं से एलियन प्रयोगों की असली तबाही शुरू हुई। आय उस जगह पहुंचा जहां सिग्नल गायब हुआ था, लेकिन वहां उसकी मुलाकात आयके से हो गई। टैंगो कंपनी ने उसके परिवार को धमकी दी थी कि अगर वह प्रयोगशाला से एक एलियन नहीं चुराएगा तो उसकी मां को मार दिया जाएगा। वो असल में मिट को ढूंढने आया था, लेकिन मिट उस वक्त गश्त पर निकला हुआ था और आयके को नजरअंदाज कर गया। अब आयके को लैब का दरवाजा खोलने का तरीका चाहिए था। तभी आर्थर खुद वहां आ गया। एलियन को बाहर ले जाने के लिए उसे एक इंसानी शरीर चाहिए था, ताकि फेस हगर उसमें घुस सके। लेकिन आर्थर को इसका अंदाजा नहीं था। वो तो सच में उन्हें अपना परिवार मानता था, इसलिए उसने कोई शक नहीं किया। जब उसने लन्नी की लाश बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोला, एके ने पास वाले इंक्यूबेटर का लॉक खोल दिया। आर्थर भारी सिंथेटिक शरीर को खींचने में जुटा था। उसे उम्मीद थी कि एके मदद करेगा, लेकिन तभी उसने एक खुला हुआ एलियन अंडा देखा। दिल में एकदम से डर दौड़ गया। पीछे से आवाज आई और वो भागने लगा, पर दरवाजा पहले ही एके ने बंद कर दिया था। एके अपने परिवार को बचाना चाहता था, भले ही इसके लिए आर्थर को कुर्बान करना पड़े। आर्थर सब समझ गया। उसने फोन उठाया और गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की, पर बात पूरी करने से पहले ही फेस हगर सीधा उसके चेहरे पर छलांग लगा गया। के ने खुद को शांत करने की कोशिश की। अब उसे बस एक काम करना था, टेंगो कंपनी की मांग पूरी करनी थी, यानी एलियन को लैब से बाहर निकालना। उसने एयर वेंटिलेशन पाइप का रास्ता चुना जो सीधे बाहर जाता था, लेकिन भूलवश उसने आयरन वर्म्स का दरवाजा खुला छोड़ दिया। कुछ सेकंड में कई कीड़े उड़कर बाहर आ गए। हालांकि वो बाहर नहीं पहुंच पाए। फिर भी ये एक बड़ी लैब दुर्घटना बन गई। शायद ये सब जानबूझकर हुआ था या फिर हेड की अपनी योजना थी। शेंटोंग कंपनी के मालिक को अब तक कुछ पता नहीं था। कुछ ही देर बाद आइके ने आर्थर की लाश और एलियन को अपने कमरे में छुपा लिया। उसे एलियन की जीव विज्ञान की समझ नहीं थी। वो भोलेपन में सोच रहा था कि हो
होस्ट जिंदा रहेगा। उसने फेस हगर के मुंह के हिस्से को खोलकर उसमें खाना डालने की कोशिश की, लेकिन एलियन को वो पोषक द्रव बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे ही उसने पूंछ से लिपटकर दबाव डाला, सारा लिक्विड बाहर निकल गया। अपनी चालाकी से गार्ड्स को चकमा देकर लिफ्ट तक पहुंच गए, लेकिन तभी कर्श, लैब का इंचार्ज, सामने आ गया। दो बच्चों को एलियन के साथ देखकर वो कुछ नहीं बोला। एके हैरान रह गया। उसे लगा कर्श शायद टैंगो कंपनी का आदमी है, पर असल में वो पहले से सब जानता था। दोनों बच्चे एलियन लेकर समंदर की तरफ बढ़े, जबकि शेंटोंग कंपनी ने एक लेवल अलर्ट जारी कर दिया था। गार्ड्स पास आ रहे थे तो दोनों बच्चे घास में छिप गए, लेकिन जब उन्होंने फिर देखा आर्थर की लाश गायब थी। वो डर गए, शायद कोई और जीव उसे घसीट कर ले गया था। इतने में घास हिली और एलियन का फेस हगर मरा हुआ निकला, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। आर्थर जमीन पर पड़ा था। पहले तो सबको लगा वो जिंदा नहीं, पर अचानक वो उठ बैठा। उसे कुछ याद नहीं था। ना तो उसे याद था कि वो यहाँ क्यों है, ना ही ये कि उसे फेस हगर ने हमला किया था। एके ने जल्दी से झूठ गढ़ा, कहा कि लैब में हंगामा हुआ है, सारे नॉन कम्बैट लोग समुद्र किनारे इकट्ठा हो रहे हैं। आर्थर ने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन जैसे ही वो समुद्र किनारे पहुंचे, आर्थर को कुछ याद आने लगा। शाओहेई ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन तभी आर्थर का सीना फटने लगा। भीतर कुछ हिल रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल एलियन का बच्चा बाहर निकल आया। सब डर गए। एके घबरा गया, क्योंकि यही वो एलियन था जिसे टैंगो कंपनी मांग रही थी, और अब वो भाग गया था। घबराहट में उसने शाओहेई को साथ लेकर लाश खींची और समुद्र किनारे पहुंचा। उसी वक्त टैंगो कंपनी का स्पेशल स्क्वाड द्वीप पर आ चुका था, क्योंकि शेंटुंग ने समझौते से इनकार कर दिया था। उन्होंने अब छापा मारने का फैसला किया। एके सिर्फ लाश लेकर पहुंचा, जिससे मोरो निराश हो गया। असल में मोरो की योजना ही ये थी कि एके हंगामा करे, ताकि टीम अंदर घुस सके। बच्चों के नकली आईडी से वो लोग लैब के अंदर तक पहुंच गए, पर जैसे ही अंदर आए, गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। कर्श बाहर निकला। सब उसकी चाल थी। एक निकाले गए कर्मचारी का नाम लेकर उसने टैंगो कंपनी को फंसा लिया, साथ ही एक एलियन बच्चा भी हासिल कर लिया। कंपनी के लिए ये दोहरी जीत थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इन दोनों कंपनियों की ये चालबाजी पूरी धरती पर तबाही लाने वाली है। कहानी का समय 2120 साल में सेट है, यानी एलियन रोमुलस की घटना से 2 साल पहले। एलियन नमूने सबसे पहले टैंगो कंपनी की एक डीप स्पेस जहाज से लाए गए थे। उनका मिशन 65 साल लंबा था, जिसका मतलब है कि वो 2055 में रवाना हुए थे, जो प्रोमीथियस के भी 40 साल पहले था। अब धरती पर कोई देश नहीं बचे। सारी दुनिया 5 कंपनियों में बट चुकी है। यह द्वीप शेंटोंग कंपनी के क्षेत्र में है, जो सिंथेटिक ह्यूमंस कॉन्शियसनेस ट्रांसफर वाले बनाती है। मगर तकनीक अधूरी है, इसलिए सिर्फ बच्चों की चेतना ट्रांसफर की जा सकती है। दूसरी ओर टैंगो कंपनी साइबर एनहांस्ड ह्यूमंस बनाती है, जैसे कि जहाज का कप्तान मोरो, जो मशीन की तरह सोचता है, भावनाहीन, निर्दयी। आने वाले समय में संभव है कि बायोकेमिकल होम्स और सिंथेटिक बीइंग्स के बीच एक बड़ी जंग छिड़ जाए, और अगर एलियन धरती पर फैल गए तो यह बस फॉरेन स्पीशीज नहीं रहेंगे, बल्कि मानवता के अंत की शुरुआत बनेंगे। अगर आप भी अपने मोबाइल के स्क्रीन को अपनी एंड्रॉइड